Okay, this is specimen paper 2022. ठीक है, so this will include all questions which are according to your revised new syllabus. In 2024 जो syllabus में थोड़ा सा changes आए थे 2022 में, so these are all questions which are relevant to 2022-24 paper. चलो, let's get started. Which molecule contains 8 bonding electrons? Now 8 bonding electron means 4 shared pairs. Okay, so we have to recall the bonding of each molecule. So let's recall option number A, carbon dioxide. Okay, carbon dioxide mein, if you remember, carbon form 2 double bonds with 2 oxygens. Okay, you have to recall the topic of bonding, the outermost electrons of carbon and oxygen, and then I hope you remember in the chapter of bonding we discussed कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में बॉन्ड कैसे होता है. अच्छा, जिनको याद नहीं आता एग्जाम में, उनके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप उसका डॉट क्रॉस डायग्राम बना लें. ठीक है, सो अगर आपको डॉट क्रॉस डायग्राम याद हो तो एक कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इधर ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है और इधर भी एक और ऑक्सीजन के साथ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. ठीक है, एनीवेज each pair are 2 electrons. So how many total electrons? 1, 2, 4, 6, 8. The 8 electrons are bonding electrons. It's not saying 8 pair. वो कह रहा है electrons, bonding electrons. So option is A, 8 bonding electrons. In carbon dioxide आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा A ही आंसर आ गया. ठीक है, चलो question number 2. Question is easy but can take a lot of time अगर आप इसको इंटरप्रेट ना करें ठीक से. Beam of charged particles are deflected by electric field. In identical conditions, the angle of deflection of a particle is proportional to the charge to mass ratio. Charge to mass ratio. Okay. Achha, so angle, the question says, is proportional to charge to mass ratio. Charge upon mass ratio. Okay. Now let's see. It says, in an experiment, protons are deflected by an angle of +15. In other identical conditions, particle y, अब हमें नहीं पता particle y कौन सा है, उसने कहा particle y is deflected by angle of -5 degrees. Now देखो, पहली चीज 2 informations हैं. एक तो जो y का है, the charge is opposite. ठीक है, तो ऑपोजिट चार्ज. ठीक है, इसका किसके कंपैरिजन में? ऑफ कोर्स टू प्रोटॉन. कैसे पता चला? क्योंकि उसका प्लस का डिफ्लेक्शन है तो उसका माइनस का डिफ्लेक्शन है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका जो चार्ज है वो भी ऑपोजिट है. दूसरा, उसका है +15, इसका है -5 डिग्रीज. इसका मतलब ये है कि इसका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो 3 टाइम्स लेसर है. ठीक है, 3 टाइम्स लेसर चार्ज टू मास रेशियो. ठीक है, अब आपको ऑप्शंस में से सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि इसका चार्ज ऑपोजिट उससे है या नहीं. देखो, इसमें ना जितनी जल्दी आप ऑप्शन को हटाते जाएंगे उतना आपके लिए आसान होता जाएगा. तो ऑप्शंस नैरो डाउन कर लो. ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए में एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब ये है कि चार्ज तो 0 हुआ ना. जब चार्ज 0 होगा तो वो डिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक प्रोटॉन है +1, एक इलेक्ट्रॉन है -1, ओवरऑल चार्ज 0 होगा. न्यूट्रॉन्स का ऑफ कोर्स चार्ज होता नहीं है, सो इट कांट बी ए, बिकॉज ए तो डिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे. ठीक है, अच्छा, वंस अगेन बच्चों, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है ना वो भी आंसर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से तो फिर तो वो प्लस में ही डिफ्लेक्ट करेगा, प्रोटॉन की ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि प्रोटॉन का भी पॉजिटिव चार्ज होता है.
तो आप देखें जिसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन से, आप उसको भी कैंसिल कर दें। तो सी के अंदर भी आप देखें प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है इसका भी चार्ज पॉजिटिव ही होगा। इसी तरह डी के अंदर भी प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, ये भी जो डिफ्लेक्ट करेगा वो पॉजिटिव में करेगा। देयर इज ओनली वन ऑप्शन जिसके अंदर प्रोटॉन्स लेस है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ओवरऑल चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, ज़ाहिर डिफ्लेक्शन भी नेगेटिव होगी। तो मैं इसी से अपने आंसर पे पहुंच जाऊंगा, मुझे यहाँ पर ऐसा चार्ज टू मास रेशो में जाने की जरूरत ही नहीं, आई सेव माई टाइम। अच्छा, मैं चार्ज टू मास रेशो में जा सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों जाऊं जब मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे उसके सिर्फ नेट चार्ज से ही पता चल गया कि इसका आंसर बी है। सो बच्चों, एग्जाम के अंदर ना कभी कभार अपना टाइम सेव करना, बल्कि कभी कभार क्या हमेशा अपना टाइम सेव करना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई एम डन विद माई आंसर, क्योंकि मुझे पता है कि वाई का चार्ज ऑपोजिट है प्रोटॉन से, तो आई फर्स्ट लुक एट ऑल द ऑप्शन जिसके अंदर चार्ज नेगेटिव आएगा, तो दैट कैन ओनली बी बी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोई बात समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू डू सम कैलकुलेशन। कैलकुलेटर्स अपने हाथ में रखिएगा एंड प्लीज मेक श्योर मुझे आंसर करें। उसने कहा हुआ है कि इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल ऑफ लिथियम शोज 2 आइसोटोप्स, एक लिथियम 6 है और लिथियम 7 है, एंड देयर abundances are given to you, लिथियम 6 और 7 की। उसने कहा व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। सो जस्ट टू रिमाइंड यू, AR निकालते हैं किसी भी चीज का, जो 6 की परसेंटेज है आप उससे मल्टीप्लाई कर दें 6 को, तो 6 की परसेंटेज है 7.42 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 7 की जो परसेंटेज है 92.58 डिवाइडेड बाय 100 into 7, इसको सॉल्व कर लें, you'll get your answer. Can somebody please get on and tell me the answer? Hurry up guys. 6.93. 6.93, that's my answer. चलो आगे बढ़ते हैं। Question number 4, diamond, graphite and Buckminster fluorine are different forms of element of carbon. I hope you remember states of matter के अंदर मैंने आप लोगों को ये allotropes of carbon solve कराए थे। ठीक है, which statement is correct for all 3 substances? All 3. A, bond angles are 120. अच्छा, bond angle of 120 are present. नहीं जी, डायमंड में 120 का बॉन्ड एंगल नहीं होता, क्योंकि डायमंड का टेट्राहेड्रल शेप होता है, इट्स टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपको मालूम है कि 109 होता है, इट्स नॉट 120। सो ए इसलिए गलत है। अच्छा, बी, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। नहीं जी, डायमंड में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हाँ, ग्रेफाइट में होते हैं, बकमिस्टर फ्लोरीन में हो सकते हैं, ठीक है, बट इसमें नहीं होते। अच्छा जी, जाइंट मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, जाइंट मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन लैटिस, बकमिस्टर फ्लोरीन में जाइंट नहीं होता, 60 कार्बन का सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, तो सी भी गलत है। पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अच्छा, ये बात जो है ना, अब ये जरा आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। पाई लिखा हुआ है, सॉरी सिग्मा, पाई कह रहा हूँ, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ऑफ कोर्स सिग्मा बॉन्ड तो भाई हर एक में होगा ना, डायमंड के अंदर तो होते ही सिग्मा बॉन्ड्स है, क्योंकि ईच कार्बन इज सिंगल बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, तो इसमें अच्छा, ग्रेफाइट के अंदर भी आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो होगा। हाँ, ग्रेफाइट के अंदर पाई बॉन्ड भी होता है बाय द वे, लेकिन एनीवेज देखें बॉटम लाइन क्या, सिंगल बॉन्ड तो सब में है ना। हाँ, अब ग्रेफाइट में पाई बॉन्ड भी होते हैं, तो आप कहेंगे सर उसमें पाई बॉन्ड भी, लेकिन सिग्मा तो है ना, उसमें सवाल है कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिग्मा तो प्रेजेंट है। ओके, सो सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अगर ये होता ना पाई बॉन्ड, तो फिर ये नहीं आंसर हो सकता था, क्योंकि फिर डायमंड में पाई बॉन्ड नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है अ मेडल हैज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. It is evenly coated with silver by electrolysis. Its mass increases by 0.216 grams. How many atoms of silver are deposited per centimeter square on the surface? अच्छा, जिन्होंने पुराने पेपर सॉल्व किए हुए ना, वो ये रिकॉल करेंगे. ये पास पेपर का एक सवाल है पुराने ईयर का. ज़ाहिर है देव कंबाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स और उन्होंने एक स्पेसिमेन पेपर बना दिया है, तो इसको जरा आप सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले मोल्स ऑफ सिल्वर निकाल लो. ठीक है, लेट्स सॉल्व मोल्स ऑफ सिल्वर. सिल्वर के मोल्स कैसे आएंगे? तुम्हारे पास सिल्वर का उसने कहा हुआ है मैस है, उसने कहा द मैस इंक्रीज बाय 0.216, सो 0.216 डिवाइडेड बाय एआर ऑफ सिल्वर इज 107.9. मुझे आंसर करते जाइएगा जल्दी से. टेल मी द मोल्स ऑफ सिल्वर. कोई बता रहा है? There 2 moles. 2 Yes, 2 नहीं, 2.0. नहीं, उसके आगे कुछ और 10 की पावर भी होगी बेटा. 2 नहीं हो सकते. 0.2 को डिवाइड बाय 107 करके 2 आंसर तो नहीं हो सकता. 2 multiplied by 10 power minus 3. हाँ, that makes sense. तो 2 into 10 power minus 3. ठीक है, ये मोल्स आ गए सिल्वर के. अच्छा, ये जो मोल्स ऑफ सिल्वर हैं, दिस इज इन 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. उन्होंने हमसे पूछा हाउ मेनी एटम्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आप इसको यूनिटरी मेथड से कर लें. 150 सेंटीमीटर स्क्वायर contains itne moles, it 10 power minus 3 moles. So 1 centimeter square, a cube, sorry, a square, a cube, square contains x moles. मुझे x की वैल्यू बताओ यहाँ से निकाल के कितनी आ रही है. x is equal to, so 2 into 10 power minus 3 divided by 150. Answer is जल्दी से बता दो बेटा. 1.3 into 10 power minus 5. Okay, 1.3 into 10 power minus 5. ठीक है. So these are the number of moles. Okay, ये इतने moles हो गए. अच्छा, अब हमें इसमें मोल नहीं कहा हुआ, उसने कहा हाउ मेनी एटम्स आर डिपॉजिटेड. सो एटम्स में कन्वर्ट कर लें इसको. नंबर ऑफ एटम्स निकालने का बच्चों सिंपल फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है, आपने एक दफा मोल निकाल लिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें बाय एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस नंबर. So 1.3 into 10 power minus 5 into 6.02 into 10 power into 10 power 23 Avogadro's number. इसका आंसर बता दीजिए. That is your final answer. जी बच्चों, 7.826 into 10 power 18. 7.26 आ रहा है पक्का? 7.826. 826, yeah, 7.826.
Okay, into 10 power 18, which is rounded off to 8 into 10 power 18. So your answer is 8 into 10 power 18. Okay, ठीक है. So पहले तुमने मोल्स निकाल लिए सिल्वर के एक 150 में, फिर उसके बाद तुमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मोल निकाल लिया, उसके बाद जो मोल आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. नाइट्रोजन हैज अ हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन. व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दिस ऑब्जर्वेशन? बच्चों ये याद करो, मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया था जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे. ग्रुप 15 से ग्रुप 16 में जब आप जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इज इन ग्रुप 15 बाय द वे एंड ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 16, तो इसमें होता है पेयरिंग का डिफरेंस. एक दफा याद दिला दूं आपको, नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3. ठीक है, तो आप जो नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 2p का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे. लेकिन ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में बाय द वे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो 1s2 2s2 2p4. तो इधर जो तुम इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे 2p में से, वो तुम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये पेयर्ड, ये अनपेयर्ड है और ये पेयर्ड है. सो मैंने आप लोगों को सिखाया था, आपने ये पढ़ा था कि जब ग्रुप 15 से ग्रुप 16 में आते हैं, तो क्योंकि आप ग्रुप 16 से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्जन ज्यादा होती है, इस वजह से उसको निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए होती है. ठीक है, अब देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. द रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम इज स्मॉलर. देखो ये बात सच है कि ऑक्सीजन का रेडियस जो है वो छोटा है, बट दैट्स नॉट द रीजन फॉर द हायर आयनाइजेशन एनर्जी इन दिस केस. इसका जो करेक्ट रीजन है वो है सी. ऑक्सीजन हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 2p सबशेल. बाकी सारे रीजन जो है ना वो करेक्ट नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. जिस तरह उसने देखो, उसने कहा है बी में एन ऑक्सीजन एटम हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स शेल्स ऑक्यूपाइड. ये गलत है, दोनों के अंदर 2 शेल्स हैं. नाइट्रोजन में भी 2 शेल्स हैं, ऑक्सीजन में भी 2 शेल्स हैं, तो ये भी गलत है. डी ऑप्शन में क्या गलती है? एन ऑक्सीजन एटम हैज मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. ये बात सच है तो उसके प्रोटॉन ज्यादा हैं, बट दैट्स नॉट द रीजन कि उसकी नाइट्रोजन से ज्यादा वो होती है, क्या नाम है, कम होती है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की तो कम है ना. देखो बाकी ए फैक्टर जो है ना, अगर सही होता तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती, क्योंकि रेडियस जितना छोटा होता है ना उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन ऑक्सीजन की तो कम है ना. ठीक है, और नाइट्रोजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की कम है, तो ए आपका आंसर नहीं हो सकता. इसी तरह डी भी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डी अगर सही होता, यानी अगर डी फैक्टर होता, तो फिर तो आपकी ऑक्सीजन की वैल्यूज जो है वो ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रोटॉन जितने ज्यादा होता है उतना पुल न्यूक्लियस ज्यादा होता है, तो उतनी एनर्जी ज्यादा चाहिए. तो ऐसा तो नहीं है ना, ऑक्सीजन की तो कम है, तो कम होने की वजह जो है उसका पेड होना है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, चलिए, आई होप आपको याद आ गया होगा, ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. देखो बेटा, विच मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट डायपोल. देखो डायपोल, पहले तो इसमें कुछ ऑप्शंस को आप ऐसे डिस्कार्ड कर दें. देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, इससे मैं डिस्कार्ड कर दिया, हाइड्रोकार्बन. और मैंने आपको कहा था कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना, वो छोटा होता है. ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है. तो कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होता है, तो याद रखो तो उसमें बहुत ज्यादा पोलैरिटी होती है बॉन्ड में. अच्छा, अब जरा बाकी में देखते हैं. देखिए इसमें कार्बन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेता है. तो हम इसका ना एरो बना के समझो, इसका डायपोल मोमेंट शो करते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ पुल हुए हुए हैं. ठीक है, लेकिन जो दूसरे बॉन्ड है ना, वो ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है. मसला है कार्बन कार्बन बॉन्ड पोलर नहीं होता. सो उसके लिए वो उसकी पोलैरिटी को कैंसिल नहीं कर सकेगा, तो कार्बन पे काफी पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे काफी स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये जो
कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड पोलैरिटी है ना, ये बाकी दो बॉन्ड्स उसको कैंसिल नहीं कर पा रहे। लेकिन देखिए इधर क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर तो है, लेकिन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड भी पोलर है। तो होता क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन की जो पोलैरिटी है उसको कार्बन क्लोरीन काफी हद तक कैंसल आउट कर देते हैं। ऑपोजिट है ना, समझे एक तरीके से। ठीक है, तो सी में पोलैरिटी हो सकती है बट बहुत स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी नहीं होगी। डी के अंदर देखिए, डी के अंदर तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पोलैरिटी होगी नहीं, क्योंकि इधर भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ है, और उसके बिल्कुल डायगोनल ऑपोजिट भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। तो एक तरीके से ये तो एक दूसरे को कैंसल आउट ही कर देंगे। इनको मैं हमेशा कहता हूँ फोर्सेस की तरह समझें ना, फोर्सेस कैंसल आउट करती है ना, तो इस तरह से ये जो डायपोल्स होते हैं ये भी कैंसल आउट कर सकते हैं। तो इधर जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑपोजिट साइड पे जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वो दूसरे के इफेक्ट को ऑलमोस्ट कैंसल आउट कर देता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा पोलैरिटी नजर आ रही है वो बी में आ रही है, क्योंकि जो कार्बन ऑक्सीजन की पोलैरिटी है वो कैंसल आउट नहीं हो पा रही। ठीक है, सो द आंसर इज बी। सी इसलिए नहीं है आंसर क्योंकि सी में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो है, बट उसके ऑपोजिट साइड पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड भी है, और क्लोरीन ऑक्सीजन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है, यानी नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन का नंबर आता है, लेकिन दो है ना कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, तो दो मिलके तो ऑक्सीजन की पोलैरिटी को काफी हद तक मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको याद दिला देते हैं। द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 moles of an alkane produces 665 dm cube of carbon dioxide measured at 400 Kelvin and 1 into 10 power 5 Pascal. Carbon dioxide can be assumed to behave like an ideal gas under these conditions. What is the formula of alkane? चलो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कैलकुलेट कर दूंगा। आप कहेंगे सर आप मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग द फॉर्मूला PV इज टू nRT। ठीक है, अब आप देखें मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कह दिया, यहाँ पे देखो उसने कहा हुआ है कि assume to be an ideal gas। तो आइडियल गैस का फॉर्मूला था PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, क्वेश्चन में प्रेशर हमें दिया हुआ है 1 into 10 power 5 पास्कल, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 400 केल्विन, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 665। तो अब आप देखें, सबसे पहले प्रेशर 1 into 10 power 5 पास्कल, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 665, लेकिन यूनिट देखो, इसमें यूनिट में तुम लोग गड़बड़ करते हो। वॉल्यूम का यूनिट है डीएम क्यूब, और इस फॉर्मूले में हम स्टैंडर्ड यूनिट पुट करते हैं, और स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर क्यूब। तो डीएम क्यूब को जब तुम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर इस सेंटीमीटर क्यूब होता तो 10 की पावर -6 होता। ठीक है, तो डीएम क्यूब को जब आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो 10 की पावर -3। अच्छा, नंबर ऑफ मोल मुझे निकालने हैं। आर की वैल्यू तो आप कांस्टेंट है 8.31, और 400 केल्विन, केल्विन में ही चाहिए आपको। यहां से जल्दी से जरा मुझे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताइए कितने आ रहे हैं, निकाल के। 20 आ रहे हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गए। अब देखो मैं हाइड्रोकार्बन के मोल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा। देखो बच्चों, हाइड्रोकार्बन के मोल कैलकुलेट करने के लिए आपको उसने कहा था कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 moles ऑफ एन एल्केन। अब जरा थोड़ी कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। 2 moles ऑफ एन एल्केन का मतलब ये हुआ, मैं आप लोगों को जरा इसको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको मालूम है इसका 20 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर है बाय 2 moles ऑफ
हाइड्रोकार्बन। हमें नहीं पता हाइड्रोकार्बन कौन सा है, बट हमें ये पता है कि 2 moles ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस 20 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों अब मेरी बात गौर से सुनना, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अच्छा, एक और बात भी उसने कही है हमें, कंप्लीट कंबशन ऑफ एन एल्केन। ये भी हमें पता है कि एल्केन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कार्बन कैसे निकालूंगा, जितने मोल्स कार्बन के हाइड्रोकार्बन में होते हैं, याद रखो उतने ही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन में भी होंगे, क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट तो वाटर है ना, और इसको जाहिर है आप रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो सारा जो कार्बन होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड में, वो हाइड्रोकार्बन से आता है। इसका मतलब ये है कि मैं जितने कार्बन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिए, 20 कार्बन है, तो इसको भी 20 ही होना पड़ेगा। तो ये 20 कैसे हो सकता है कि अगर 10 कार्बन होंगे तो जरा मल्टीप्लाई बाय 2 होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल भी तो 2 है। सो अगर 10 कार्बन होंगे तो इसका मतलब है इसका जो ओवरऑल कार्बन है फिर वो 20 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कार्बन आ 10। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितने मोल्स कार्बन के हाइड्रोकार्बन में होते हैं उतने ही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑलरेडी निकाल लिए कि 20 मोल्स हैं, इसका मतलब है 20 कार्बन। तो 20 कार्बन का मतलब ये हुआ, ये 20 कार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन में भी 20 कार्बन होंगे। तो अगर x की वैल्यू 10 होगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन एल्केन, तो 2 मोल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तभी मेरा आंसर 20 आएगा। तो कार्बन तो हो गए 20, और हाइड्रोजन कितने हुए आपको मालूम है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो अगर n की वैल्यू 10 है तो फिर जाहिर है हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होगी, 2 × 10+2। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो C20H22, आंसर इज C10, सॉरी 20 कह रहा हूं, C10H22। That's how you find the formula of the hydrocarbon. सबको क्लियर हुआ ये? चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा बताए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है which expression gives the standard enthalpy change of combustion
सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा गाइस, जैसा मैंने आपसे कहा था ये इशू आता है, तो थैंक गॉड समबडी मैसेज मी ताकि मुझे पता चल गया। आई थिंक, आई डोंट नो, ये जूम के साथ कुछ टाइम से ये ग्लिच आ रहा है। ठीक है, चलो, ऑल इज वेल आई थिंक हियर। चल, ओके, सो कमिंग बैक टू दिस। अच्छा, मैं आपको, आई डोंट नो अभी ये ग्लिच कब से आया था। अच्छा, मैं एक दफा इसको रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था पहले मैंने ये कंबशन की इक्वेशन लिखी, ठीक है। एक दफा ये मैंने कंबशन की इक्वेशन लिख दी फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन इज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। कंबशन की इक्वेशन लिखी। अच्छा, अब मैं जरा फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन बना रहा हूँ। देखो फॉर्मेशन क्या होता है। फॉर्मेशन होता है जब किसी भी चीज का एक मोल अपने एलिमेंट से फॉर्म होता है। पहले मैं मीथेन की फॉर्मेशन के एलिमेंट्स लिख दूं। देखो, मीथेन कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सॉरी, मैंने यहाँ फिर लिख देता हूँ। मीथेन मैंने यहाँ लिख दिया कार्बन, और मैंने लिख दिया हाइड्रोजन। ये एलिमेंट्स लिख दिए मैंने इसके। किसके एलिमेंट्स लिख दिए? मीथेन के। अच्छा, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहले से एलिमेंट है, एलिमेंट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। आगे बढ़ जाएं। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन पहले से लिखा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ, मैंने लिख दिया कार्बन एंड ऑक्सीजन। वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है, ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने एलिमेंट्स लिख दिए। अच्छा, आप चाहें तो एटम्स को बैलेंस कर लें, अगर आप चाहें तो बैलेंस ना करें। देखो एमसीक्यू है, बैलेंस करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। बैलेंस करना है कर लें, नहीं करना ना करें, ठीक है, डजेंट मैटर। लेकिन एरोज देखो, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का एरो इधर, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, ये एलिमेंट से कंपाउंड की तरफ। फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अच्छा देखो, वाटर के 2 मोल्स हैं, तो ये ट्वाइस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा, क्योंकि वाटर के 2 मोल्स हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अच्छा, आप देखें एरो जो है वो मैंने एलिमेंट से कंपाउंड की तरफ बनाया है, क्योंकि डेफिनेशन ही फॉर्मेशन की यही होती है। तो मैंने जो एरो है वो एलिमेंट से कंपाउंड की तरफ बना दिया, तो ये आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ वाटर। लेकिन वाटर ही को मल्टीप्लाई बाय 2 किया है,
क्योंकि वाटर के 2 मोल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसका 1 मोल है। मीथेन को मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों नहीं किया था? उसका भी 1 मोल है। अच्छा, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन की तरफ एरो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी एक एलिमेंट है, एलिमेंट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, जीरो होती। बस अब आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू हेसेस साइकिल जो एक राउट का जो टोटल एनर्जी होती है वो दूसरे राउट के बराबर होती है। तो एक रास्ता ये है प्रोडक्ट पे पहुंच, एक रास्ता ये है दिस प्लस दिस, ये एक रास्ता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे पहुंचने का, और दूसरा रास्ता ये है डायरेक्ट। ठीक है, तो अब आप देखें, अब आप इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इक्वेशन कैसे बनेगी बच्चों, जरा आप इसको गौर से देखना। ठीक है, दिस प्लस दिस delta H of formation of methane plus delta H of combustion is equal to, मैंने आपसे कहा एक रास्ता ये is equal to this plus this, दूसरा रास्ता प्रोडक्ट पे पहुंचने का। ये आपको ऐसे साइकिल याद है ना कि आप कोई भी रास्ता लें प्रोडक्ट पे पहुंचने का, उसका टोटल एनर्जी चेंज बराबर होता है। ठीक है, तो 2 रास्ते हैं। अब दूसरा रास्ता क्या है? इज इक्वल टू दिस delta H of formation of carbon dioxide plus twice of delta H of formation of water। ठीक है, this plus this। ओके, अब हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है? एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन को सब्जेक्ट बनाना है। इसको सब्जेक्ट बना लें। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड plus twice of formation of water minus formation of methane। ठीक है, अभी मैं इसका शॉर्टकट भी आपको बताता हूँ। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर इज डी। ओके, अच्छा, ये तो हो गया किसी भी यानी ऐसे साइकिल से इसको सॉल्व करने का। अब एग्जाम में देखो कि करना जरा लंबा काम है ना, कि आप पहले पूरा साइकिल बनाएं, उसके बाद फिर उसका जो है वो आप है राउट्स को जो है वो बनाएं। तो मैं अब आपको दूसरा शॉर्टकट याद दिला देता हूँ तो मैंने आपको क्लास में बताया था। देखो, मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन, अब जिनको ये बात याद नहीं है वो एक दफा रिकॉल कर लें। कोई भी रिएक्शन आपको गिवन हो और उसके अंदर फॉर्मेशन का डाटा हो, सो जो डेल्टा एच, कोई भी रिएक्शन, थिंक ऑफ कंबशन लाइक अ रिएक्शन, आप इसको एक रिएक्शन की तरह लें। आप इसको कंबशन जो है ना, बस एक रिएक्शन है कि भाई मीथेन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, बस आप इसको एक रिएक्शन की तरह लें। ठीक है, कंबशन भी एक रिएक्शन ही होता है ना, तो आप इसको बस एक रिएक्शन की तरह समझें। मैंने आप लोगों को नोट्स में जाके देखिए कि एनर्जेटिक्स से कहा था कि अगर आप लोगों को किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है और आपको फॉर्मेशन गिवन है, तो उसका होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, आसान तरीका। ठीक है, सो प्रोडक्ट के अंदर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस फॉर्मेशन ऑफ 2 moles ऑफ वाटर प्लस फॉर्मेशन ऑफ 2 moles ऑफ वाटर माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट के अंदर क्या है? 1 mole ऑफ मीथेन माइनस 1 mole ऑफ मीथेन। बस ये मेरा आंसर आ गया, डी। तो ये इसका शॉर्टकट है। यानी एग्जाम के अंदर अगर मैं बैठ के इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा कि सर ने बताया था कि यार किसी भी रिएक्शन का जब आपको जो है वो डेल्टा एच निकालना होता है और फॉर्मेशन का डाटा आपको गिवन हो, तो उसका फॉर्मूला है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया। सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, उसने कहा हुआ है सॉल्यूशन कंटेनिंग क्लोरेट बेंजीन आर यूज्ड एज हाउसहोल्ड ब्लीचेस एंड disinfectants. These solutions decompose on heating. Which are the oxidations shown by chlorine? अच्छा चलो भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, फटाफट निकाल लेते हैं। हम तीनों के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर पहले हम निकाल लेते हैं।
ClO माइनस के अंदर, सर ClO माइनस के अंदर पूरे पार्टिकल का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो क्लोरीन को हम कर देते हैं X, ठीक है, तो X की वैल्यू यहाँ पर आ गई +1। तो भाई इसका मतलब आंसर या तो मेरे पास A है या मेरे पास आंसर जो है वो C है, B नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता। चलो अब दूसरे पर आ जाओ, ClO3 माइनस, पूरे का है -1, जो चार्ज होता है ना वो पूरे पार्टिकल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एक ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो +X, यहाँ पे क्लोरीन का X है, इसको आप सॉल्व कर लें तो X की वैल्यू आ जाएगी +5। तो ये मुझे ऑप्शन नंबर C ही नजर आ रहा है, जिसके अंदर +1 +5, बस मुझे इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। खैर वो Cl का तो दोनों में वैसे भी सेम है, तो ये बहुत आसान सवाल था, इसका आंसर जो है वो C है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने अपना टाइम भी बचाना है और जाहिर अपने मार्क्स तो बचाने ही है, तो दीज आर दोज क्वेश्चन जिसके अंदर आप अपना टाइम सेव करके आगे आने वाले लंबे क्वेश्चन को अपना टाइम जो है वो देते हैं। ओके चलो, तो ये बहुत आसान सवाल है, बस ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें और आंसर चेक करना है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाइए इधर, ये भी रेडॉक्स का ही क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर क्या कह रहा है वो। उसने कहा है व्हेन K2MnO4 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। अच्छा, आपको एक उसने आयोनिक इक्वेशन दी हुई है, उसने कहा व्हाट कुड बी द वैल्यूज ऑफ A एंड C इन द बैलेंस इक्वेशन। ओके सर, A एंड C के लिए आप लोगों को थोड़ा सा जरा काम करना पड़ेगा ना, ये ऐसे ही नहीं निकल आएगा A एंड C। अच्छा, सबसे पहले तो अगर मैं C निकाल लूं ना तो फिर मेरे लिए A निकालना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। पहले जरा समझिए इसको, इसको कहते हैं बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशंस, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये MnO4 माइनस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है MnO4 माइनस, अच्छा ये MnO4 2 माइनस है, सॉरी रिएक्टेंट में 2 माइनस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है MnO4 माइनस एंड प्लस MnO2 प्लस OH। अच्छा, A और C की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि Mn के दो प्रोडक्ट्स हैं। देखो रिएक्टेंट तो MnO4 का एक ही है लेकिन प्रोडक्ट दो हैं, तो जरा रिएक्टेंट के अंदर भी Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और प्रोडक्ट के अंदर भी Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करो। पहले MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है। अब MnO4 ऑक्सीडेशन जरा नंबर्स निकालते हैं। सो MnO4 में 4 2 माइनस में जरा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखें कैसे निकलेगा। इसका -2 है, पूरे पार्टिकल का एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो +X। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी X की वैल्यू आ जाएगी +6, ठीक है, ये रिएक्टेंट के अंदर। अब आप चेक करें MnO4 1 माइनस में, तो 1 माइनस के अंदर पूरे पार्टिकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -1, एक ऑक्सीजन का है -2 मल्टीप्लाई बाय 4 +X। यहां से X की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी +7, ठीक है। टू के अंदर भी ऑक्सीजन में निकल, देखो इसके अंदर का 0 है क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। इनका -2 मल्टीप्लाई प्लस आप निकालेंगे वो आएगा, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड सर, इधर ऑक्सीडेशन नंबर 1 के अंदर +6 से वो बढ़ के +7 हो रहा है, यानी इंक्रीज बाय 1। अच्छा, इंक्रीज का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज, यानी कैसे पता लगाते हैं, विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, ठीक है।
1 से इंक्रीज हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप देखें 1 से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो ये डिक्रीज हो रहा है, +6 से +4, ये हो रहा है डिक्रीज बाय 2। डिक्रीज बाय 2 का मतलब होता है, डिक्रीज का मतलब होता है रिडक्शन। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो इसका मतलब होता है रिडक्शन, और रिडक्शन आपको मालूम है बाय डेफिनेशन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप यू रिमेंबर ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल ड्रिंक मैंने आप लोगों को क्लास में कहा था, याद कर लें। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन गेन, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन। ठीक है, नाउ आई टोल्ड यू, जब मैं आपको रेडॉक्स पढ़ा रहा था, आपको एक दफा रिवाइज करा दूं, रिकॉल करा दूं, ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन लूज 1 हो और गेन 2 हो। किसी भी रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं ना, बराबर होते हैं। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन 1 हुआ और लूज हो गए। तो अब आप देखें इसके अंदर आपने करना है क्या, आपने यहां पर इसको करना है मल्टीप्लाइड बाय 2, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बराबर हो जाए। ठीक है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। अब तुमने जिस चीज को यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया है ना, इधर मल्टीप्लाई, ये तुमने इसको किया ना, मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, तो इसका मतलब है जाके इक्वेशन में इसकी जगह आप लिख देंगे 2। ठीक है, और जाहिर है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन, तो इसको तो अगर आप मुझे पूछेंगे सर इसको नहीं मल्टीप्लाई करना, तो इसको मल्टीप्लाई सच क्या 1 से ही करना है ना, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, तो जाहिर है इसको आप कहें सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे आ जाएगा 1। तो आप वो लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, तो सी की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, बस सी की वैल्यू आ गई 2, खत्म, मेरा आंसर यहीं से आ गया। अच्छा, वैसे भी देखो ना, अगर सी की वैल्यू आ गई तो एक ही तो आ ही जाएगी ना, क्योंकि अगर रिएक्टेंट साइड पे इसके 2 मोल हैं और इसका 1 मोल है, तो प्रोडक्ट साइड पे, तो ज़ाहिर रिएक्टेंट साइड पे इसके जो मोल होंगे वो 3 होंगे ना, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जो एटम्स हैं वो भी बैलेंस होने चाहिए ना। तो अगर प्रोडक्ट साइड पे 3 Mn है, तो रिएक्टेंट साइड पे भी 3 ही Mn होंगे, तो वो 3 ऑटोमेटिकली, उसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर हो गया बच्चों सबको ये? चलें आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. Methanol can be produced by hydrogen and carbon dioxide. What is the expression for Kp? अच्छा भाई, Kp तो खैर आसान है यार। देखो Kp तो वैसे तुम्हें पता है, Kp के लिए जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट का या चाहिए, सारी गैसेस होनी चाहिए, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। एक दफा कंफर्म कर लें कि सारी गैसेस होनी चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट की गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH, ठीक है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स। एक रिएक्टेंट हाइड्रोजन है, लेकिन जो उसकी कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा रिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड पार्शियल प्रेशर, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। सिंपल। तो दिस इज इजी। से वंस अगेन ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप अपना टाइम बचाएंगे और आप आंसर लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा जी, 4 grams ऑफ पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट, इसका MR आपको 100 दिया हुआ है, are added to 100 cm³ of 0.1 mole per dm³ hydrochloric acid. The volume of carbon dioxide produced is recorded after every 30 seconds. अच्छा जी,
उसने कहा विच रो ऑफ द टेबल इज करेक्ट। ओके, अच्छा, अब उसने कहा हुआ है व्हाई द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस विद टाइम। ओके सर, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ना उसका टाइम, अच्छा, और दूसरा उसने लिखा है व्हाई द रिएक्शन स्टॉप्स। सर इसके लिए कि रिएक्शन स्टॉप क्यों हो जाता है, आपको पहले इक्वेशन और उसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, वरना आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्या यूज अप हुआ है ये आप थियोरेटिकली नहीं बता सकते, आपको उसके मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो देखिए जरा, थोड़ी सी जरा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है इसके अंदर। पहले तो आप इक्वेशन लिखे ना कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के रिएक्शन की। When calcium carbonate reacts with an acid, it forms salt, water and carbon dioxide। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2HCl आ जाएगा, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब उसने कहा 4 ग्राम्स ऑफ पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट, तो पहले जरा मैं, अच्छा इसका 1:2 का रेशो है, ये ज़हन में रहे, तो जरा मैं मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालूं। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपने कैलकुलेटर्स पे उठा लें। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे रखेंगे, मास अपॉन mr, इसका mr क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है 100, मास पे गिवन है, जरा मुझे इसका आंसर है, इसका तो ऑब्वियस आंसर है 0.04। इसी तरह आप क्या करें, मोल्स ऑफ HCl भी निकाल लें। अच्छा, HCl का वॉल्यूम दिया हुआ है और कंसंट्रेशन गिवन है, सो आपको इसके लिए CV वाला फॉर्मूला लगाना है। CV, कंसंट्रेशन कितनी है इसकी 0.1, वॉल्यूम कितना 100, लेकिन क्योंकि cm क्यूब में है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो dm क्यूब में आ जाए। तो इसका आंसर ये कैंसिल हो गए, ये 0.01। ठीक है, अब बच्चों आप देखें एक्सेस में क्या है। अब आप बताइए भाई, इसका 1:2 का रेशो है ना, तो अगर इसके 0.01 मोल्स हैं, इसके अगर 0.01 मोल्स है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डू यू रिक्वायर। रेशो से अगर इसके 0.01 मोल्स हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि आपको उसके आधे मोल्स चाहिए ना, तो 0.01 का आधा तो 0.005 होगा। 2:1 का रेशो है ना, 2:1 का, तो जितने भी मोल्स HCl के होंगे उसके आधे मोल्स चाहिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब HCl जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिट के अंदर है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक्सेस के अंदर है। तो जो चीज एक्सेस में है वो तो नहीं खत्म होगी, यूज अप तो वो होगी जो लिमिट के अंदर है। ठीक है, सो या तो ऑप्शन बी है, या ऑप्शन बी है, इट कांट बी ए, इट कांट बी बी, क्योंकि उसमें लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज अप, सॉरी सी नहीं हो सकता, इट कांट बी सी, इधर भी लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज अप, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो एक्सेस में है, वो तो यूज अप नहीं हो सकता, सो इट हैज टू बी बी और डी, ऑप्शन बी या डी में से कोई एक है। ठीक है, ए और बी, सॉरी ए और सी हमने डिस्कार्ड कर दिए। बाय फाइंडिंग आउट द मोल्स हमें मालूम है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में, और एक्सेस के मोल यूज अप नहीं होते। अच्छा, अब आ जाइए बी और डी में से करेक्ट ऑप्शन। उसने कहा फ्यूअर कोलिजन बिटवीन, उसने कहा व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद टाइम, क्योंकि बेटा रेट, अच्छा देखें पहले तो ये देखो ना, रेट स्लो हो रहा है या रेट बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे पता चलेगा। देखिए 30 से 60 सेकेंड्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज आया है वो 40 से 70 आया है, यानी ये चेंज कितना का है 30 का, यानी 30 सेकेंड में 30 cm³ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है। लेकिन अगले 30 सेकेंड में 60 से 90 ये कितनी बढ़ी है, 70 से 88 यानी 18। तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हुई ना जितनी पहले 30 सेकेंड में हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने का रेट स्लो हो गया, क्यों, क्योंकि रिएक्शन स्लो हो गया। अच्छा एक और दफा कंफर्म कर लें, 60 से लेके, सॉरी 90 से 120 वही 30 सेकेंड का इंटरवल है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना अगर आप देखें तो वो
88 से लेके 101, यानी ये कितना हुआ, 13 का चेंज आया। आसान लफ्जों में 30 से 60 जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो 30 cm की हुई, 60 से 90 18 हुई, और 90 से 120 13 हुई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की 30 सेकंड में जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि रेट स्लो होता जा रहा है, और रेट बच्चों जब स्लो होता है तो कोलिजन कम ही होता है ना, फ्यूअर कोलिजन ही होंगे। जाहिर है रेट और कोलिजन तो आपको पता है ना कि लिनियर है, यानी अगर कोलिजन बढ़ते हैं तो रेट बढ़ता है, कोलिजन कम होते हैं तो रेट कम होता है। सो आंसर इज बी, इट कैन नॉट बी डी, क्योंकि उसमें तो लिखा है मोर कोलिजन। मोर कोलिजन तो नहीं हो सकते, अगर मोर कोलिजन होते तो रेट कम तो ना होता ना, रेट तो बढ़ता। तो द आंसर इज बी। ठीक है, मैंने काफी डिटेल में एलैबोरेट करके आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, मैंने आपसे कहा था आज मैं 20 क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ज़ाहिर है आपका इतना लंबा स्पैन आपके लिए फिर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज 20 कराऊंगा, कल फिर लास्ट 20 कराऊंगा। सो लेट्स फिनिश विद द लास्ट 6 क्वेश्चन। ये जरा ये आसान आसान है, इसमें काफी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट आइडियल गैस इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 14। देखो बेटा, आइडियल गैस हैज फाइनाइट पार्टिकल वॉल्यूम, ये गलत है। अच्छा, एंड नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, हमने जो अजम्पशंस पढ़ी थी आइडियल गैस की, किनेटिक थ्योरी मैंने आपको बताया था, उसके अंदर एक अजम्पशन ये होती है, द पार्टिकल्स, जो गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो नेग्लिजिबल का मतलब जीरो ना, हम अज्यूम करते हैं कि जो गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी हम इसको जीरो अज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब है फाइनाइट पार्टिकल वॉल्यूम तो गलत हो गया ना, तो इसका आंसर डायरेक्टली करते हैं। इसका आंसर है सी, आइडियल गैस जीरो पार्टिकल वॉल्यूम एंड नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ए में क्या गलती है, लिखा हुआ है फाइनाइट पार्टिकल वॉल्यूम। ठीक है, ये गलत है। अच्छा, सेकंड के अंदर भी है ये फाइनाइट पार्टिकल वॉल्यूम, और वीक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो अजम्पशन है ही नहीं ना, अजम्पशन है नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्सेस होती ही नहीं है। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाते हुए समझाया था, बच्चे कहते हैं लेकिन सर रेल गैसेस में तो होती हैं। जी बच्चों, रेल गैसेस में होती हैं तभी तो ये आइडियल कहते हैं इसको। आइडियल का मतलब ही यही है कि जो बिल्कुल एक आइडियल कॉन्सेप्ट होता है, जिसको रेल में अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, और डी के अंदर भी ये गलती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से दिखा हुआ है, वीक नहीं नो। सो एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, दो अजम्पशन जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट अजम्पशन पढ़ी थी, हमने कहा था देयर आर नो फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस, जीरो होती है फोर्सेस। और दूसरी अजम्पशन में पढ़ी थी, इसको मैं आपको नोट्स में ऐसे लिखवाया था, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनफाइनाइट कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल्स। या इसको यूं भी कर सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल या टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं पार्टिकल का वॉल्यूम ना होने के बराबर है। अजम्पशन ये है कि हम उसको जीरो वॉल्यूम ले लेते हैं। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15। A mixture of gases consists of 12 gram of hydrogen, 42 gram of nitrogen and 4 gram of helium. What is the mole fraction? अच्छा, ऑफ हाइड्रोजन, ये तो आसान है। देखो, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लगता है मुश्किल है लेकिन ये आसान। आप पहले काम करें, सबका मोल निकालने हैं। पहले निकाल लो मोल ऑफ हाइड्रोजन। मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे? इसका मास डिवाइडेड बाय mr, ये हो गया 6। फिर निकाल लो मोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास कितना? 42 डिवाइडेड बाय इट्स mr 28। अच्छा, याद रखो हाइड्रोजन ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, नाइट्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5। और जब तुम मोल ऑफ हीलियम निकालोगे ना, तो हीलियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, याद रखो हीलियम He होता है, इनर्ट गैस है ना He, तो ये हो जाएगा 4/4 1। टोटल सम कर रहे हो, इसका सम इनका किसके बराबर होगा? 6 + 1.5 + 1 8.5। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? मोल फ्रैक्शन, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या पूछा उसने? ऑफ हाइड्रोजन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो 6 डिवाइड बाय 8.5 करके आंसर बताओ कितना आ रहा है? 6 डिवाइडेड बाय 8.5 करें। ये आ गया 0.6
0.71. 0.7. और तुम लोग होना है अब सो रहे हो? आंसर तो बताओ. 0.71. Okay. चलो, question number 16. What is the definition of bond energy of BR-BR covalent bond? Bond energy की definition simple है. It is the energy required to break 1 mole of the bonds in gaseous state. So the answer is C. Energy required to break 1 mole of BR-BR bonds in gaseous state. A में क्या गलती है? उसमें लिखा है energy required to produce बेटा bond energy की definition नहीं होती. Energy required to produce, दोनों में produce लिखा हुआ है. That's wrong. By definition, energy required to break 1 mole of bond. अच्छा, D के अंदर क्या गलती है? Energy required to break 1 mole of BR bond in liquid. Liquid नहीं बच्चों, gaseous state. ठीक है, that's the definition of bond energy. So you have to sort of learn the definition. चलो अब आगे बढ़ते हैं. Which graph correctly shows the relative melting points of elements plotted against their electronegativity? अच्छा भाई, इसका y-axis जो है वो melting point है और इसका जो x-axis है वो electronegativity है. बच्चों सबसे पहले electronegativity from magnesium. अच्छा, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस. अच्छा, ये हैं भी कंसेक्यूटिव. ये ग्रुप 2 में, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ये 13 कह ले, 13, ये 14, ये 15, इस तरह कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हैं. ठीक है, पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं ये. सो बाय द वे, electronegativity you know increases. Electronegativity increases. Electronegativity increases. So let's narrow down our search. Increases. So इसके अंदर electronegativity, अच्छा देखो, electronegativity is increasing from magnesium to phosphorus. तो A can be your answer. Maybe, I mean, I don't know, अभी है ही नहीं. अच्छा, ये C goes wrong because इसमें phosphorus की electronegativity सबसे कम है और magnesium की सबसे ज्यादा है. So C cannot be your answer. अच्छा, B can be your answer because B में magnesium to phosphorus electronegativity बढ़ रही है. And D cannot be your answer क्योंकि इसमें भी phosphorus की electronegativity सबसे कम है और magnesium की electronegativity सबसे ज्यादा है. So C and D goes out because of the electronegativity factor. अच्छा, अब रह गया melting point. बच्चों, magnesium and aluminum are metals, तो इनके melting points high होते हैं और melting point increase होता है from magnesium to aluminum. Metals का melting point increase होता है. ये trend जाके देखो period 3 के अंदर जो आप लोगों को कराए थे. फिर एल्यूमिनियम टू सिलिकॉन भी इंक्रीज होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट यहां तक तो इंक्रीज होता है. उसकी वजह यह है कि सिलिकॉन इज अ जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. तो जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है. और फिर फास्फोरस इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है इट एग्जिस्ट एज P4. ठीक है, वंस अगेन नोट्स जाके देखें पीरियड 3 के, आपको समझ में आ जाएगा. तो आपका मेल्टिंग पॉइंट पे डिक्रीज होता है क्योंकि phosphorus is a simple molecular structure. Simple molecular structures have low melting and boiling points. So the answer is B क्योंकि ये it is increasing, melting point is increasing and then it is decreasing. So the answer is B. A में क्या गलती है? मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है. That's wrong. सिलिकॉन का एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है, ठीक है, और फास्फोरस का फिर कम होता है. So the answer is B because it is showing both melting point and electronegativities as the correct trend. ठीक है भाई, चलो. So answer is B. Question number 18. अच्छा, 18 थोड़ा सा जरा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने जो है ना वो solubilities को और reactions को दोनों को एक साथ पूछ लिया. तो चलो जल्दी से let's discuss question number 18. Question number 18 में क्या लिखा हुआ है? Excess magnesium oxide is shaken with water. अच्छा जी, magnesium oxide को जब आप water के साथ shake करेंगे, the resulting mixture is filtered. This is filtrate W. देखो बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब तुम पानी के साथ शेक करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. So W is magnesium hydroxide. ठीक है. 2 drops of dilute sulfuric acid are added. So जब आपने 2 drops of dilute sulfuric acid का ऐड किया तो वो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा. अच्छा, फिर excess barium oxide is shaken with water. The resulting mixture is filtered. This is filtrate X. This is barium hydroxide.
अच्छा, मैग्नीशियम एक ही ग्रुप में है, बेरियम नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है। तो जब आप बेरियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। 2 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड। जब आपने 2 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला तो ये भी बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, उसने आपसे कहा हुआ है कि विच रो इज करेक्ट। देखो बच्चों, एक मेरी बात गौर से सुनना। जो हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स और बेरियम, अच्छा बेरियम नीचे है, याद रखिएगा ग्रुप में। हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीजेस। तो क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल, इसलिए बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच होगा वो हायर होगा। क्योंकि जितना हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है ना, उतने OH आयन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और जितना OH आयन ज्यादा प्रोड्यूस करता है उसका पीएच हायर होता है। तो X का पीएच ज्यादा होगा कंपेयर टू W, तो A एंड B आर रॉन्ग। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी होती है ग्रुप 2 के, वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। और क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है तो वो ज्यादा OH आयंस प्रोड्यूस करेगा, और वो जितने ज्यादा OH आयंस प्रोड्यूस करेगा उतना पीएच हायर होगा। ठीक है, अच्छा अब आइए सल्फेट। अब उसका जो उसने कहा है जो प्रेसिपिटेट है वो सल्फेट है। सल्फेट्स में उल्टा है, सल्फेट्स में जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो डिक्रीज होती है। बेरियम सल्फेट जो है वो लेस सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ये ग्रुप 2 को जाके रिवाइज करें आप तो आपको मेरी बात याद आ जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सल्फेट्स में जो ज्यादा सॉल्युबल होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और बेरियम सल्फेट कम सॉल्युबल होता है। तो ऑब्जर्वेशन ऑन एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड टू द फिल्ट्रेट ऑफ हायर पीएच, तो व्हाइट पीपीटी बनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। व्हाइट पीपीटी किस चीज के बनेंगे? बेरियम सल्फेट के बनेंगे। तो जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो बेरियम सल्फेट के व्हाइट पीपीटी प्रोड्यूस होंगे। ओके, क्यों प्रोड्यूस होंगे? क्योंकि बेरियम सल्फेट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। ओके, so that's your answer. चलो, question number 19. Samples of magnesium carbonate are placed in crucibles R and S. The sample in crucible R is heated until there is no further loss in mass. अच्छा जी, and then allowed to cool. ठीक है, उसके बाद the sample in S is left unheated. ठीक हो गया। Hydrochloric acid is then added to both crucibles. ठीक है, on adding the hydrochloric acid, which observation is correct? अच्छा, पहले तो भाई आप लोगों को जरा बता दूं ना R में हो क्या रहा है। पहले तो जरा R को समझें कि R में हो क्या रहा है। पहले आपने जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को, उसने कहा भाई आपने हीट किया until there is no further change, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद जब आपने उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है ना, वो तो निकल जाएगी। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्रोसेस। दिस इज हैपनिंग इन आर। अच्छा, एस में क्या हो रहा है? एस के अंदर तो आपने हीट नहीं किया, डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करके HCl के साथ बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दैट्स हैपनिंग इन एस। अब उसने कहा आर के अंदर गैस प्रोड्यूस होगी, सो आई कांट ऑन एडिंग, अच्छा इसमें लिखा ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, विच ऑब्जर्वेशन? सर ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो गैस तो नहीं प्रोड्यूस हो रही ना। वो जो अच्छा बच्चे कहते हैं सर लेकिन गैस यहाँ तो प्रोड्यूस हो रही है। बेटा वो तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से पहले है ना। उसने कहा है ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आर में तो नो गैस प्रोड्यूस, तो ए कैन नॉट बी योर आंसर, बी कैन नॉट बी योर आंसर, इट कैन बी सी एंड डी, तो नो गैस प्रोड्यूस। लेकिन एस के अंदर ऑफ कोर्स
gas will produce on adding dilute hydrochloric acid? So answer is C. No gas produced on adding dilute hydrochloric acid, and gas is produced on adding hydrochloric acid. Okay. तो बेसिकली रिएक्शंस का एक तरीके से आपसे वो टेस्ट कर रहा था. चलो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करते हैं. ठीक है, we'll stop at the 20 questions. Okay. When hydrochloric acid reacts with sodium iodide, the products include sulfur, iodine, hydrogen sulfide and sulfur dioxide. जी ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं. Which statement is correct? अच्छा, उसमें ये लिखा हुआ है जी, which statement is correct? उसमें पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. जी अच्छा, बाय द वे ये अच्छा, लेट्स सी. सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अगर आप कैलकुलेट करें ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर, तो पूरे कंपाउंड का 0, एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस सल्फर को x कर देते हैं. एक हाइड्रोजन का होता है 1 ज़ाहिर है मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा +6. ठीक है. अच्छा, अब हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि उसने कहा ना हाइड्रोजन सल्फाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. अब जरा रिकॉल करते हैं, अब हाइड्रोजन सल्फाइड का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं. हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके अंदर पूरे का 0, एक हाइड्रोजन का +1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस x. तो इसमें जब आप सल्फाइड का निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा -2. ये डिक्रीज है ना, +6 से लेके -2. ठीक है, तो ये रिडक्शन ही है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है. अच्छा, आपको अगर याद हो, आप जरा इसके जाके ग्रुप 17 तुम्हें जाके रिवाइज करना पड़ेगा. तुम याद करो, उसके अंदर मैंने तुम्हें सीक्वेंस लिखवाया था इसका. ये सीक्वेंस के अंदर चेंज आता है सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में, और वो डिक्रीज ही होता जाता है. असल में आपको बताता हूँ, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? रिड्यूस. ठीक है, और जो आयोडाइड आइंस होते हैं ना, वो आयोडाइड आइंस होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज. ठीक है, तो इसका आंसर है ए. हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन. बिल्कुल ऐसी है, द सल्फ्यूरिक एसिड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच अंडरगोज रिडक्शन, और रिडक्शन होकर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होकर +6 से -2 हो जाता है. अच्छा, बाकी सब गलत है ना. आयोडाइड आयंस आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन सल्फेट. भाई मुकाबला ही नहीं है ना. वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडाइड आयंस रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो जुमला ही गलत है. अच्छा, सी, सल्फर एटम्स फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड आर बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड. ये बिल्कुल गलत है जी. ठीक है, दे आर ओनली रिड्यूस्ड. अच्छा, डी, सल्फर एटम्स फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड टू मेक सल्फर डाइऑक्साइड. नहीं जी, वो रिड्यूस होके फिर फर्दर जो है ना वो चेंज होते रहते हैं. वो पहले सल्फर फिर और अंडरगो करते रहते हैं. तो दैट्स आंसर. इसका आंसर करेक्ट है. ठीक है, चलो बस ठीक है, आज यहीं पे रखो. कल का मैं टाइम आप लोगों को ग्रुप पे भेज दूंगा, तो फिर इसको कल कंटिन्यू करके पेपर को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज.